धातु ऑक्साइडों से धातु के निष्कर्षण के प्रक्रम को समझने से पहले आइए हम पहले धातुकर्मकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत को जानें। ऊष्मागतिकी में हमने जाना है कि जिस भी प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है वह प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो इक्वेशन है वह होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन को दर्शाता है तथा डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाता है और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा जी के मान का ऋणात्मक होने के लिए आवश्यक है कि डेल्टा एच का मान कम हो तथा टी डेल्टा एस का मान अधिक हो और टी डेल्टा एस का मान तब अधिक होगा जब यहाँ पर डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक हो। जब एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होगा उस स्थिति में यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो टी डेल्टा एस का मान बढ़ जाएगा और इस स्थिति में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा और प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से यदि किन्हीं दो अभिक्रियाओं के युग्मन के फलस्वरूप समग्र अभिक्रिया के लिए यदि मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आता है उस स्थिति में भी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हमें आयरन के ऑक्साइड का कोक के द्वारा अपचयन करना है तो यहाँ पर हमारे पास दो अभिक्रियाएं होंगी। एक अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड का विघटन होगा जिसके फलस्वरूप आयरन मुक्त होगी, साथ ही साथ यहाँ पर हाफ O2 बाहर निकलेगी। इक्वेशन होगा FeO इज इक्वल टू Fe प्लस हाफ O2। इस स्थिति में हम यहाँ पर प्रक्रम में होने वाले मानक मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इस स्थिति के लिए मानक मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन का जो मान है वह +40 आता है। दूसरी स्थिति में यहाँ पर पहले प्रक्रम में जो हाफ O2 ऑक्सीजन निकली है उसे कोक यानी कि अपचायक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और जिसके फलस्वरूप कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यानी कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। इस प्रक्रम के लिए भी हम मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इस प्रक्रम के लिए जो डेल्टा जी का मान है वह -100 किलो जूल पर मोल है। अब इस स्थिति में हम दोनों प्रक्रमों को जोड़ लेंगे जिससे जो समग्र अभिक्रिया हमें प्राप्त होगी वह होगी FeO प्लस C इज इक्वल टू Fe प्लस CO और इस समग्र प्रक्रम के लिए जो डेल्टा जी परिवर्तन होगा उसका मान होगा -60 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो प्रक्रमों को यदि हम संयुक्त करते हैं और उस संयुक्त प्रक्रम के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक आता है तो यह अभिक्रिया इस निश्चित तापमान पर संपन्न हो पाएगी या स्वतः प्रवर्तित होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है वह एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। साथ ही साथ हम यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी तापमान पर किसी उचित रिड्यूसिंग एजेंट का चुनाव करके हम किसी ऑक्साइड को उसके धातु में अपचयित कर सकते हैं। तो किसी भी तापमान पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट उपयुक्त होगा या किसी तापमान पर क्या कोई धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो पाएगा, इन सभी बातों के बारे में प्रागुक्ति या प्रेडिक्शन करने में हमारी सहायता करता है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसे एलिंगम आरेख कहा जाता है, यह आरेख धातु के ऑक्साइडों के विरचन के लिए या फिर इनके सल्फाइडों के विरचन के लिए या फिर हैलाइडों के विरचन के लिए इन सभी प्रक्रमों में होने वाले मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा भिन्न भिन्न तापमानों के बीच खींचा गया आरेख होता है। और इन्हीं आरेखों में सबसे पहले धातु के ऑक्साइडों के विरचन के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा तापमान के बीच जो आरेख खींचा था या ग्राफ खींचा था या इस प्रक्रम के लिए इसका जो ग्राफी निरूपण किया था वह सर्वप्रथम किया था HJT एलिंघम ने और इसीलिए इस आरेख को एलिंघम आरेख के नाम से जाना जाता है। इस एलिंघम आरेख के
सहायता से हम किन्हीं भी दो वक्रों का उपयोग करके किसी भी धातु ऑक्साइड के किसी अपचायक के द्वारा होने वाले अपचयन प्रक्रम के लिए हम मानक डेल्टा जी में होने वाले परिवर्तन की गणना कर सकते हैं तथा उस अभिक्रिया के लिए या उस प्रक्रम के लिए की स्वतः प्रवर्तिता की घोषणा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिंघम डायग्राम के कौन कौन से अभिलक्षण हैं या इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस एलिंघम डायग्राम में आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया, यह मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए होने वाले मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा तापमान के बीच खींचा गया आरेख होता है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पर तापमान लेते हैं तथा वाई एक्सिस पर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान दिए गए हैं, इसमें नीचे ये अधिक ऋणात्मक है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनका मान कम ऋणात्मक होता जाता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक स्थिति पर हमें डेल्टा जी इज इक्वल टू का मान जो है वह 0 है और उसके ऊपर फिर डेल्टा जी परिवर्तन का जो मान है वह धनात्मक हो जाता है। इस आरेख में हम देखें कि सबसे जितने भी आरेख हमें दिखाई दे रहे हैं वह उनके जो ढाल हैं वह धनात्मक हैं या बढ़ता हुआ ढाल आरेख हमें दिखाई दे रहा है। केवल एक ही आरेख को छोड़ दें जो कि कार्बन के ऑक्साइड विरचन वाला वक्र है। यदि उसको छोड़ दें तो बाकी के सभी वक्र हमें बढ़ते हुए पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब भी हम धातु का ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पर धातु का ऑक्सीकरण जब होता है तो इसमें धातु जो कि ठोस अवस्था में होती है उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि ठोस होता है या फिर कभी द्रव अवस्था में हो सकता है। तो इस स्थिति में जो टोटल एंट्रोपी चेंज होती है वह ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि गैसीय अवस्था से द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए एंट्रोपी चेंज ऋणात्मक हो जाता है। और जब एंट्रोपी चेंज ऋणात्मक होता है, इस स्थिति में डेल्टा जी का मान धनात्मक या हम कह सकते हैं कम ऋणात्मक हो जाता है। और इसीलिए ये जो ग्राफ है हमें कम ऋणात्मक से ये जो ग्राफ है हमें अधिक ऋणात्मक से कम ऋणात्मक की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए इसमें अधिकांश जो वक्र हैं उनकी ढाल बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें कि कहीं कहीं पर ये जो वक्र है वह अचानक अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है और ये जो दिशा परिवर्तन का जो बिंदु है वह वास्तव में उस धातु के या धातु ऑक्साइड के प्रावस्था परिवर्तन को दर्शाता है। इस स्थिति में यदि पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा सकता है या फिर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं जिंक के ऑक्साइड के विरचन के वक्र को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे जिंक के ऑक्साइड के विरचन का वक्र एक बिंदु पर यहाँ पर इसकी दिशा अचानक परिवर्तित हो जाती है, जो कि जिंक ऑक्साइड के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने को दर्शाता है, अर्थात इसके गलनांक बिंदु को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है ये जो वक्र है ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तथा इनमें से कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और इस स्थिति में हम समझ सकते हैं कि जब डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 बिंदु को जब ये क्रॉस कर जाते हैं तो उसके ऊपर डेल्टा जी का मान धनात्मक हो जाता है और इस स्थिति में जो ऑक्साइड है वह अस्थायी हो जाता है। इसके पहले जो धातु ऑक्साइड है वह स्थायी होता है, लेकिन इसके ऊपर धातु ऑक्साइड अस्थायी हो जाता है और विघटित हो जाता है। इस प्रकार का वक्र हमें मुख्य रूप से मरकरी, सिल्वर तथा गोल्ड के ऑक्साइडों में देखने को मिलते हैं। तो
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो है वो एलिंगम डायग्राम के मुख्य अभिलक्षण है। इसी प्रकार का डायग्राम धातुओं के सल्फाइडों के विरचन के लिए तथा धातुओं के हैलाइडों के विरचन के लिए भी बनाया जाता है। और इसी जो धातुओं के सल्फाइडों के विरचन का एलिंगम डायग्राम है, उसके अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि क्यों धातु सल्फाइडों का अपचयन इतना कठिन होता है। तो आइए अब हम एलिंगम डायग्राम के अभिलक्षणों को जान लेने के पश्चात इनके कुछ अनुप्रयोग जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एलिंगम डायग्राम धातु ऑक्साइड के ऊष्मीय अपचयन में उपयोग किए जाने वाले अपचायक के विषय में हमें जानकारी देता है। तो इसकी सहायता से हम किसी भी धातु ऑक्साइड के तापीय अपचयन हेतु उपयुक्त अपचायक के चुनाव में इसकी मदद ले सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन करना है और इसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के अपचायकों का चुनाव कर सकते हैं। ये कार्बन हो सकता है, कोक हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या फिर कोई दूसरी अधिक सक्रिय धातु हो सकती है जिसके द्वारा हम धातु ऑक्साइड का अपचयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए जब हम धातु ऑक्साइड का किसी अपचायक की सहायता से अपचयन करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास दो अभिक्रियाएं होंगी। एक जिसमें कि धातु ऑक्साइड का विघटन होगा जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन रिलीज होगी, और दूसरी अभिक्रिया वो होगी जो इस रिलीज ऑक्सीजन को अपचायक के द्वारा ग्रहण किया जाएगा तथा अपचायक ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसे हम भिन्न भिन्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन करना चाहते हैं जिंक धातु में, और हम ये जानना चाहते हैं कि किस ताप पर जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो पाएगा तथा यहाँ पर हम अपचायक के तौर पर कार्बन को ले रहे हैं। तो इसलिए मान लीजिए हम इसका 1000 केल्विन टेम्परेचर पर जानना चाहते हैं कि क्या कोक जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन कर पाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली अभिक्रिया होगी वो होगी जिंक ऑक्साइड का अपचयन। जिंक ऑक्साइड विघटित होगा और यह जिंक धातु तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित होगा। इसका इक्वेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ZnO = Zn + ½ O2। और इस स्थिति में हम एलिंगम डायग्राम की सहायता से 1000 केल्विन पर यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का जिंक धातु में विरचन वाले प्रक्रम या कर्व की सहायता से, वक्र की सहायता से डेल्टा जी के मान की गणना कर लेते हैं। अब दूसरी ओर दूसरे जो इक्वेशन होगा, यहाँ पर जो प्रथम पद में ऑक्सीजन रिलीज हुई है वह कोक के द्वारा, कार्बन के द्वारा ग्रहण की जाएगी और इक्वेशन होगा कार्बन + ½ O2 = CO। और यहाँ पर भी हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होने वाला जो वक्र है उसकी सहायता से हम डेल्टा जी के मान की गणना कर लेंगे। यदि 1000 केल्विन तापमान पर इन दोनों अभिक्रियाओं का जो समग्र इक्वेशन होगा वो होगा ZnO + C = Zn + CO। इस समग्र अभिक्रिया के लिए जब हम डेल्टा जी का मान निकालते हैं तो यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आता है तो यह दर्शाता है कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोक के द्वारा जिंक ऑक्साइड का अपचयन संभव हो पाएगा। यदि यह मान धनात्मक आता है तो यह दर्शाता है कि 1000 केल्विन तापमान पर कोक के द्वारा जिंक ऑक्साइड का अपचयन संभव नहीं है। इसी तरह से हम भिन्न भिन्न तापमान पर दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो समग्र अभिक्रिया है उसके लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त करते हैं और वह तापमान ज्ञात कर लेते हैं जब जिस तापमान पर कार्बन जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन करने संभव हो पाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बन है वह कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित हो रही है। दूसरी ओर वह भी अभिक्रिया हो सकती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयित हो। तो इसके लिए हम उन वक्रों को चुनेंगे जिसमें कि एक जो है वह धातु ऑक्साइड के धातु में अपचयन को दर्शाता है और दूसरा जो होगा वह होगा
कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन वाले वक्र को चुनते हैं। हम यहाँ पर बता दें कि ये जो एलिंघम डायग्राम है उसमें जो वक्र में है वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन का वक्र है, और इसीलिए हमें यहाँ पर किसी निश्चित तापमान पर जब डेल्टा जी का मान प्राप्त होगा वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए प्राप्त होगा। तो लेकिन हमें जो मान चाहिए वह धातु ऑक्साइड के धातु में विघटित होने के लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त करना है। तो इसलिए हम जो धातु ऑक्साइड के विरचन वाला जो वक्र है और उससे संबंधित जो डेल्टा जी का मान है उस मान को हम उल्टा कर देते हैं। यदि वो ऋणात्मक मान है तो उसे हम धनात्मक लिख देते हैं, और इस तरह से हमें धातु ऑक्साइड के धातु में विघटित होने के लिए डेल्टा जी का मान पता चल जाता है। इसी तरह से मान लीजिए हमें आयरन ऑक्साइड को अपचयित करना है कोक की सहायता से, तो वहां पर भी हम जो आयरन ऑक्साइड होगा उसकी जो पहली अभिक्रिया होगी वो हम उस वक्र को चुनेंगे जिसमें कि आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, और इसमें जो भी मान हमें डेल्टा जी का मिलेगा उस मान को हम उल्टा करके आयरन ऑक्साइड के आयरन में अपचयित होने की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा FeO इज इक्वल टू Fe प्लस हाफ O2, और दूसरा जो इक्वेशन होगा जिसमें कि कोक इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा। तो जो दूसरा डेल्टा जी का मान हम उस वक्र की सहायता से प्राप्त करेंगे जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, और इन दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए जो समग्र डेल्टा जी का मान हम प्राप्त करेंगे, और यदि वह मान ऋणात्मक होगा तो उस स्थिति में कार्बन के द्वारा आयरन ऑक्साइड का आयरन में अपचयन संभव हो पाएगा। इसी तरह से यदि हम अपचायक के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर भी हम एक जो वक्र होगा वह होगा हमारा धातु का ऑक्साइड में विरचन वाला, और दूसरा वक्र हम चयन करेंगे जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है। और इन दो वक्रों की सहायता से जो हम इक्वेशन प्राप्त करेंगे या डेल्टा जी का मान प्राप्त करेंगे वो इस प्रकार से होगा। पहला जो होगा वो हो गया, मान लीजिए हम लेड ऑक्साइड का अपचयन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा PbO इज इक्वल टू Pb प्लस हाफ O2, और जिसे इस निष्कासित जो ऑक्सीजन है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO2, और वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। इन दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए हम डेल्टा जी का मान प्राप्त करेंगे, और जो समग्र डेल्टा जी का मान यदि ऋणात्मक आता है तो यह अभिक्रिया संभव हो पाएगी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन संभव हो पाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि एलिंघम डायग्राम की सहायता से हम किन्हीं भी युग्मन दो युग्मित अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त कर सकते हैं तथा उसकी संभावना के लिए पूर्व घोषणा कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस धातु ऑक्साइड के धातु में अपचयन की क्रिया में तापन का बहुत महत्व है, और हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का जो इक्वेशन है उसके अनुसार जानते हैं, जिसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे स्पष्ट है कि यदि डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होता है तो उस स्थिति में यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाता है, और इस स्थिति में जो अभिक्रिया है या जो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन है वह संभव हो जाता है। अतः उस तापमान का चयन किया जाता है जिसमें कि दोनों प्रक्रमों यानी कि धातु ऑक्साइड के अपघटित होने का प्रक्रम तथा अपचायक के ऑक्सीकृत होने के प्रक्रम, दोनों प्रक्रमों के लिए जो संयुक्त डेल्टा जी का मान है वह ऋणात्मक आए, और इस स्थिति में यह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों प्रक्रमों के कटान बिंदु पर, इसके लिए दोनों प्रक्रमों के कटान बिंदु का तापमान प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इस कटान बिंदु के
पहले या बाद में जो डेल्टा जी का मान है वह ऋणात्मक हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो धातु ऑक्साइड है उसका अपचयन संभव हो पाता है। या इस स्थिति में किसी भी तापमान पर एलिंघम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किसी भी तापमान पर दोनों प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी के मान में जितना अंतर होता है उतना ज्यादा डेल्टा जी का जो समग्र डेल्टा जी का मान है वह उतना ज्यादा ऋणात्मक होता है और इसीलिए उस स्थिति में जो प्रक्रिया है वह प्रक्रम है वह स्वतः प्रवर्तित हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, ऐसी स्थिति सुझाइए जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अपचयन कर सके। तो इसके लिए हम एलिंघम डायग्राम की सहायता से उन दो प्रक्रम को या अभिक्रियाओं को चुनेंगे जिसमें कि एक में एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरे में मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऑक्सीकृत होने का जो इक्वेशन होगा वह होगा 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 इज इक्वल टू 2/3 Al2O3 तथा जो मैग्नीशियम के ऑक्सीकृत होने का जो रिएक्शन होगा वो होगा 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। और यहाँ पर ये जो प्रक्रम है, मान लीजिए ये दोनों हम एलिंघम ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं कि ये जो दोनों अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र हैं वह एक दूसरे को 1623 केल्विन पर काटते हैं। तो पहले हम पता करते हैं कि 1623 केल्विन पर जो दोनों की समग्र अभिक्रिया होगी उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमें अभिक्रिया प्राप्त हुई है एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, लेकिन हमें जो डेल्टा जी का वैल्यू चाहिए वह हमें प्राप्त करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एल्यूमिनियम में विघटित होने तथा ऑक्सीजन के रिलीज होने की प्रक्रिया के लिए। इसके लिए जो एल्यूमिनियम के ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया के लिए 1623 केल्विन टेम्परेचर पर जो डेल्टा जी का मान होगा उस वैल्यू को और ये जो डेल्टा जी का मान है यह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यह है -750 किलो जूल पर मोल। इस मान को हम धनात्मक करके लिखेंगे जिससे हमें धातु ऑक्साइड के धातु तथा ऑक्सीजन में विघटित होने का डेल्टा जी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारी पहली अभिक्रिया होगी वह होगी 2/3 Al2O3 जो विघटित होगा और यह विघटित होकर बनाएगा 4/3 Al प्लस O2 और इस तरह से इसके लिए जो डेल्टा जी का मान होगा वो होगा प्लस 750 किलो जूल पर मोल। दूसरी अभिक्रिया वो होगी जिसमें कि मैग्नीशियम धातु ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है। तो इसके लिए इक्वेशन होगा 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO और इसके लिए जो डेल्टा जी का मान हमें प्राप्त होता है वह है -750 किलो जूल पर मोल। अब ये दोनों अभिक्रियाओं को जब हम समेकित करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें जो समग्र अभिक्रिया प्राप्त होती है वह होती है 2/3 Al2O3 प्लस 2Mg इज इक्वल टू 4/3 Al प्लस 2MgO और इसके लिए जो समग्र डेल्टा जी मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान है वह प्राप्त होता है 0.0 किलो जूल पर मोल। यह दर्शाता है इस कटान बिंदु पर डेल्टा जी का शून्य मान यह दर्शाता है कि इस बिंदु के पहले डेल्टा जी का किसी भी तापमान पर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा और इससे हम समझ सकते हैं कि इस तापमान पर यानी कि 1623 केल्विन तापमान के पहले किसी भी तापमान पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का एल्यूमिनियम में अपचयन करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए हम एक तापमान में ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया है 1073 केल्विन और यहाँ पर हम पता करते हैं कि इस तापमान पर क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अपचयित करने में सक्षम है। तो यहाँ पर पुनः हम जो अभिक्रिया होगी, हमारी पहली अभिक्रिया वो होगी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का विघटन और यह होगा 2/3 Al2O3 इज इक्वल टू 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2
और इसके लिए जब हम 1073 केल्विन तापमान पर डेल्टा जी का मान ज्ञात करते हैं तो यह मान हमें प्राप्त होता है 900 किलो जूल पर मोल, जो कि ऋणात्मक होता है। लेकिन यह जो मान हमें प्राप्त हुआ है वह एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में परिवर्तित होने के लिए है, इसलिए इस मान को हम धनात्मक कर लेंगे और यह मान हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस 900 किलो जूल पर मोल। इसके बाद जो दूसरी अभिक्रिया होगी वह वही होगी जो मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन की। यहाँ पर 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू बनेगा 2MgO और इसके लिए जो डेल्टा जी का मान होता है यानी कि 1073 केल्विन पर वो होता है -950 किलो जूल पर मोल। और इस तरह से जो समग्र अभिक्रिया होगी वह होगी 2/3 Al2O3 प्लस 2Mg इज इक्वल टू 4/3 Al प्लस 2MgO और इसके लिए जो समग्र डेल्टा जी का मान होगा वह होगा -50 किलो जूल पर मोल। डेल्टा जी का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि 1073 केल्विन पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का एल्यूमिनियम में अपचयन कर सकती है। इसी तरह से यदि हम 1623 केल्विन से उच्च तापमान पर जाते हैं और इसके लिए मान लीजिए हमने तापमान चुना है 1873 केल्विन और हम देखते हैं कि क्या इस तापमान पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का अपचयन कर पाती है। तो यहाँ पर हम इसके लिए मान निकालते हैं। तो जो पहली अभिक्रिया है एल्यूमिनियम के विघटित होने के लिए जो डेल्टा जी का मान होता है वह मान प्राप्त होता है -700 किलो जूल पर मोल और जो कि अधिक ऋणात्मक है, जबकि जो दूसरी अभिक्रिया है मैग्नीशियम के ऑक्सीडाइज होने की जो अभिक्रिया है उसके लिए डेल्टा जी का मान प्राप्त होता है वह है -650 किलो जूल पर मोल, जो कि कम ऋणात्मक है। और इस तरह से जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो एल्यूमिनियम के विघटित होने के लिए जो डेल्टा जी का मान हो जाएगा वह +700 हो जाएगा और इस स्थिति में जो समग्र डेल्टा जी का मान होगा वह +50 हो जाएगा, जो ये दर्शाता है कि 1873 केल्विन तापमान पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का अपचयन करने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1623 केल्विन तापमान पर है, इस तापमान के पहले हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो वक्र है वह नीचे है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विरचन का जो वक्र है वह ऊपर है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि 1873 केल्विन पर या हम कह सकते हैं कि 1623 केल्विन के बाद हम देखते हैं कि इनकी स्थिति बदल जाती है। यहाँ पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड में विरचन वाला वक्र ऊपर हो गया है, जबकि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में विरचन का जो वक्र है वह नीचे हो गया है। तो यह भी दर्शाता है कि यहाँ पर जिस धातु के लिए डेल्टा जी का मान, और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एलिंगम डायग्राम है उसमें नीचे आने वाले वक्र के लिए डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक होता है, जबकि ऊपर वाले वक्र के लिए डेल्टा जी का मान कम ऋणात्मक होता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस धातु के लिए डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक होगा वह उस धातु को जिसके लिए डेल्टा जी का मान कम ऋणात्मक है उसे अपचयित करने में सक्षम हो पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसे हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट है 1623 केल्विन के पहले हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड में परिवर्तन वाला जो वक्र है वो नीचे है, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वह एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, जबकि इस तापमान 1623 केल्विन तापमान के ऊपर यदि हम जाएं तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में विरचन वाला वक्र वह नीचे हो गया है। और इस स्थिति में अब इसके किसी भी तापमान पर 1623 केल्विन से अधिक किसी भी तापमान पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अपचयन नहीं कर पाएगी, बल्कि यहाँ पर अब एल्यूमिनियम एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगी। इसी तरह का एक कटान बिंदु हमें कार्बन
के कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन में भी दिखाई देता है। यहाँ पर भी हम देखें कि लगभग 710 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या हम कह सकते हैं 983 केल्विन तापमान पर हम देखते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं, और इस कटान बिंदु के पहले कार्बन के ऑक्सीडेशन, कार्बन के कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होने वाला जो वक्र है वह ऊपर है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने वाला वक्र नीचे है। इसका मतलब यह है कि इस तापमान के पहले कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, जबकि इस तापमान के ऊपर जो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो ग्राफ है वह ऊपर आ गया है, जबकि कार्बन के कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होने वाला जो वक्र है वह नीचे है। इसका मतलब इस तापमान से ऊपर तापमान पर कार्बन एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि जो कार्बन के अपचयन की क्रिया होती है वह अधिक तापमान पर क्यों होती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो अपचयन की क्रिया होती है वह अपेक्षाकृत कम तापमान पर होती है। इस तरह एक और बात यहाँ पर देखने में मिलती है कि यदि उत्पन्न होने वाला जो धातु है वह यदि द्रवित अवस्था में प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं कि जब ठोस अवस्था से हम द्रवित अवस्था में जाते हैं तो उस समय एंट्रोपी में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से यदि जो धातु ऑक्साइड हमें द्रवित अवस्था में प्राप्त हो रहा होता है तो उस स्थिति में एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है, और इस तरह से जो डेल्टा जी का मान है वह अधिक ऋणात्मक हो जाता है, और इस स्थिति में धातु का अपचयन वह अधिक आसान हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एलिंगम डायग्राम हमें उस तापमान का चयन करने के लिए जिस तापमान पर एक अपचायक किसी धातु ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है, या फिर किसी अच्छे अपचायक का चुनाव करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन करने के लिए हमें सहायता करता है।